अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जुमा मुबारक आप लोगों को। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करें और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा रहे, कायम रहे, दायम रहे। व्यूज़, थोड़ी सी बात करते हैं। आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से जिस तरीके से पाकिस्तानी डिप्लोमेसी ने जो काम कर दिखाया है, इतनी बड़ी जंग को रोकने में पाकिस्तान का साहसी किरदार है। आपको पता है अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी कितने महीनों से बढ़ गई थी और उसने पूरे मशरिक वस्ता को अपने लपेट में ले लिया था। तो अब जो है बाकायदा तौर पे जो है दस्तखत हो गए हैं। और कल देखा है कि जिस तरह तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक से जो सिग्नेचर्स करके पूरी दुनिया के सामने बताया है कि पाकिस्तान इज़ द कंट्री विच मेड दिस डील डन। और ख़ास तौर पर जो मफाहमती किरदार है पाकिस्तान का, और उसके साथ साथ जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। दैट्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और मुआहदे में यही बात की गई है कि हर्मज़ के खोलने का जो है बाकायदा तौर पे उसको खोला जाएगा और ब्लॉकेट ख़त्म की जाएगी। और इसके साथ साथ जो सैंक्शंस हैं वो भी उठाई जाएंगी। और ख़ास तौर पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जोहरी हथियारों के हवाले से कहा गया था कि अभी तक कोई चीज़ जो है वो ऐसी नहीं की जाएगी जिससे ये जो दुनिया है ये मज़ीद एक कहते हैं ना कि एक जंगी लपेट में आए। तो इस तरह की जब चीज़ें साइन होती हैं तो वाकई दिल भी खुश हो जाता है, क्योंकि पीस प्रिवेल होना चाहिए और पीस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। कि मशरिक़ वस्ता जहाँ कशीदगी थी, जहाँ इंटरनेशनली हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी हर्मस की वजह से, जो है आपको पता है आलमी मंडी में कितना मसला था, ख़ाम तेल की कीमतों में मसला था, इसके साथ साथ जो है गोल्ड प्राइसेस डिक्लाइन हो रही थी। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हमने फेस कर रहे थे। इन्फ्लेशन का जो मामला था वो पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासर हो रहा था। इसके अलावा और भी कंट्रीज मुतासर हो रहे थे, मगर ऑफ कोर्स वो कंट्रीज जो है जिसमें 4 मुल्क इर्द गिर्द पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान की एक इंपॉर्टेंट पोजीशन के साथ साथ डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक और मीडिएटर का किरदार जो है वो भी आप लोगों के सामने है। हम इससे बात करेंगे व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। इट्स अ ग्रेट न्यूज़। और हमें ज्वाइन किया है हामिदुल मशरकी साहब ने। उनको इंट्रोडक्शन जो है वो किसी इंट्रोडक्शन के भी मोहताज नहीं है। He's a great. He has a lot of emphasis on international affairs. Assalamu alaikum sir, how are you? बहुत शुक्रिया हिना आपका, थैंक यू सर। तो आखिरकार ये दस्तखत हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स जो हैं वो हो चुके हैं और आज का कन्वेंशन जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये कन्वेंशन जो मुलतवी किया गया है ये क्यों किया गया है, और क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को ही सही माना जाएगा कि कोई प्रॉपर बाकायदा सेरेमनी होगी आगे आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए हिना, पाकिस्तान का ये तजवीज़ थी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से पहले अगर उसके ऊपर बाकायदा एक तकरीब कर ली जाए, चूंकि स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो G7 का इजलास हो रहा था और उसी हवाले से अमेरिकन क़यादत भी वहां पर थी और ईरानी क़यादत भी आने पर रज़ामंद थी, तो उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं था। लेकिन फिर एक दिन पहले फैसला किया गया कि नहीं, सदर ट्रंप और बाकी जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर लेते हैं। और ऑब्वियसली मीडिया के सामने, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर कोई कमजोरी या उसके अंदर कोई उसकी कोई पायदारी में फर्क हो। सो इस हवाले से सिग्नेचर हो गए, पूरी दुनिया ने देखा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी बतौर सारे सिग्नेचर कर दिए। अब जो है उस हवाले से उस इवेंट की उतनी अहमियत नहीं रह जानी थी, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। दूसरी जानिब कुछ यहाँ तक इतलात हैं कि ईरानी वफद के लिए कुछ सिक्योरिटी के खदशात थे कि पहले वो जेनेवा में जो वेन्यू था तय हुआ, जेनेवा से फिर उठा के उसको तो दूसरी जगह ले गए वहां से, तो वहां पर भी बाद में उनको सिक्योरिटी खदशात थे, कुछ अमेरिकन के भी थे। लेकिन बहरहाल इसके बाद आज जो अहम बात है वो ये कि आज दोनों जो फरीक हैं ईरान और अमेरिका, उनके जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं। और उन मुज़ाकरात के अंदर वो जो 60 दिन में जो बहुत सारे मामला तय करने हैं, चाहे वो यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से हो, सबसे पहले तो आपने हरमुज के खोलने के हवाले से मैकेनिज्म और अमेरिका की जानिब से जो नाकाबंदी है उसको खत्म होने पे बात है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से उस पर बातचीत है। फिर ईरान को जो कंपनसेशन कह लें या जो ईरान को जो असासे उसके मुंजमद हुए थे उसकी वजह से जो उसके जवाब में जो पैसे मिलने हैं उस पर बात होनी है। सो आज से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का एक अगला राउंड तो शुरू हो जाएगा, और मैं
बार बार ये कहता हूं कि ये राउंड पाकिस्तान के लिए मजीद इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का इसके अंदर पहले से भी ज्यादा किरदार है कि हर हालत में 2 माह के अंदर वो जो 43 साल से या 45 साल से अमेरिका ईरान दुश्मनी है उसका फासला खत्म करा के एक मुस्तकिल जंगबंदी का मुआहदा करवाया जाए। अच्छा, वजीर आजम शहबाज शरीफ के जो बतौर सालिस दस्तखत हैं, उस दस्तखत की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आपको पता है उस दस्तखत से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो तो आपको पता है किस तरीके से दरम बरम हुआ है, पागल हो गए हैं वो लोग। तो उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से आज कुछ बताएं हमें कि हाउ इंपॉर्टेंट वाज दैट? देखिए ना, पूरी दुनिया के अंदर ये बात तमाम मीडिया हाउसेस में, तमाम फॉरेन ऑफिसेज में बहुत जानी पहचानी गई और डिस्कस हो रही थी कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस सारे मामले को इस तक पहुंचाने के लिए, एक मुआहदे को फाइनल स्टेज तक लाने के लिए उसके अंदर इंतहाई खुफिया डिप्लोमेसी की गई, उसके अंदर ऐसी डिप्लोमेसी की गई जिसके अंदर स्पॉयलर्स को हमने मुकम्मल तौर पर कोशिश किया कि उनको हर हालत में इससे दूर रखा जाए। फिर उसके बाद पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का बतौर सालिस दस्तखत करना इस बात का सबूत है कि आइंदा भी और मौजूदा मुआहदे में भी पाकिस्तान के बगैर ये सब कुछ होना नामुमकिन था और पाकिस्तान ने एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से रोका और अब आने वाली वही आपने जैसे बात कही कि भारत में सफे मातम बिछी हुई है। जो दुश्मन है उसकी बड़ी कोशिश थी कि हर हालत में इस सारे मुआहदे के अंदर, इस सारे अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को बदनाम करने की कोशिश करें, मशकूक बनाने की कोशिश करें, पाकिस्तान को किसी तरह निकालने की बात करें। लेकिन इस सब में मैं समझता हूं कि इंडिया और इसराइल दोनों को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान की मेहनतें, कोशिशें रंग लाई और पूरी दुनिया उनकी मोतरफ है। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान के किरदार को खित्ते के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और एक अल्टरनेट पावर के तौर पे देख रही है। ठीक है। अच्छा हामिद मशरकी साहब, ये जो मुआहदा है आपको लगता है कि मुस्तकिल अमन की बुनियाद रखेगा या सिर्फ ये आर्जी जंग बंदी है या इसके बाद भी कोई मुहरकात हो सकते हैं? देखिए ना, अभी खतरा बहुत है। उसकी वजह ये है कि बहरहाल ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक मुफाहमती यादाश्त है। इसके खिलाफ इसके अंदर इसराइल का लबनान में जंग बंदी करना बड़ा शामिल है, लबनान में अपनी फौजें निकालना शामिल है, जिसके ऊपर वो राजी नजर नहीं आ रहा। इसी तरह और बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर अभी डर लगा रहेगा कि कहीं पर भी ये मुआहदा जो है वो टूट सकता है। पाकिस्तान की, जो मैंने अभी आपसे कहा कि अभी बड़ी भरपूर किरदार है और कोशिशें बाकी हैं कि इस मुआहदे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये कि इसराइल का हर हालत में एक स्पॉइलर है और अगर उसने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसके जवाब में फिर ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और उस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ये जो पूरा मुआहदा है ये एक बड़ा नाजुक सूरत हाल से गुजरेगा और ये नाजुक सूरत हाल तब तक रहेगी जब तक मुस्तकिल एक पायदार मुआहदा नहीं हो जाता, अमेरिका अपने फौजें नहीं हटा लेता, ईरान अपना नॉर्मेलिसी की तरफ चला जाता है। तो ये बहुत सारे मुहर्रकात हैं। आपने हरमुज के ऊपर क्या होना है, टोल टैक्स के हवाले से क्या होना है, ईरान से जो वादे किए गए हैं उसके एसेट्स को अनफ्रीज करने के, उस पर पाबंदियां खत्म करने के, उसमें कितनी तेजी से न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बहुत बड़ा मसला अभी तक सामने है। इसके ऊपर कोई भी अभी तक कोई सामने पेशरफ नहीं आ रही या कोई बातचीत नहीं हो रही। आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन अबाउट न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्या होगा? देखिए ना, मैं ये समझता हूं कि ईरान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मौक़िफ़ रखा कि वो किसी भी हालत में अपनी जो अफसूदा यूरेनियम है वो किसी के हवाले नहीं करेगा। उसके बाद अब जो है मुआहदे के अंदर लिख दिया गया कि उसको एनरिच करके, उसको डाइल्यूट करके तो लोअर लेवल पे ले जाएगा 5% के ऊपर। अच्छा। जो कि एक तरह से एटमी अमल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, सिर्फ एजुकेशन या रिसर्च पर्पस पे इस्तेमाल होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अहम मामला तो है, लेकिन इसके ऊपर अब जो मुआहदे में लिखा गया है उस पर अमल दरामद करने में ईरान को कोई एतराज नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद फिर अमेरिका जो है इसमें अपनी लाजमी बात है कि इसको कामयाबी भी बताएगा। और ईरान ने हमेशा से कहा कि वो जौहरी बम नहीं बनाना चाहता, जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा क्रिटिकल तो जरूर है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह मैटर अब हल होने के करीब है।
अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प ने, आपको पता है, कल के शाया में जो हुआ है उनका, और फ्रांस के बैठे हुए थे आला सदारत, उनका 300 अरब डॉलर के फंड्स तक रसाई हासिल हो सकती है अगर ईरान जो है अच्छा बर्ताव करे। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, ये 300 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है। ईरान का जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो 80 से 84 अरब हैं, कुछ 120 अरब कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि ईरान ये चाह रहा था कि वो आपने हरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों पर कोई टोल या टैरिफ ले। अगर वो लग जाता तो पूरी दुनिया के आगे अमेरिका की बहुत ज्यादा सुबकी होती, अमेरिका को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता। तो एक तरह से अमेरिका ने उस डील को इस अंदाज में कि ईरान को कंपनसेशन भी दी जाए, टैरिफ ले, अगर वो लग जाता तो पूरी दुनिया के आगे अमेरिका की बहुत ज्यादा सुबकी होती, अमेरिका को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता। तो एक तरह से अमेरिका ने उस डील को इस अंदाज में कि ईरान को कंपनसेशन भी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, जो जंग में उसका 3.5 लाख के करीब घर और इमारतें तबाह हुई हैं, उसको तामीर नौ के लिए। लेकिन इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो इसीलिए डिफाइन किया गया है कि वो बार बार बात की जाती है ईरान के एटमी प्रोग्राम की, ईरान के जो बाकी मामला हैं हिजबुल्ला और दूसरी जमातों के साथ ताल्लुकात के हवाले से। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक चेक एंड बैलेंस के तौर पे थोड़ा सा थ्रेट रखा गया है, लेकिन इसके अंदर भी देखना होगा कि अगर एक बार अमली मुआहिदा हो जाता है, यूनाइटेड नेशन यानी सलामती कौंसिल उसमें एक तरह से उसकी तौसीक करती है, तो फिर उसके बाद किसी के लिए भी हटना इस मुआहिदे से आसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि इसराइल की जो, आपको पता है कि सिक्योरिटी है, एस्टैब्लिशमेंट के मुआहदे हैं, मामलात हैं, उस तरीके उसको कैसे जेर बहस लेकर आएंगे? क्योंकि आपको पता है कि इसराइल हैज बीन ऑलवेज बीन द मोस्ट विविशियस एंड द नॉटी कैरेक्टर इन द एंटायर वॉर। बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो उसका जो कैरेक्टर है वो एक स्पॉइलर का है। उसने देखें पहले भी कोशिश की, उसकी जो यहूदी लॉबी है अमेरिका में, उसने जो अमेरिकी कांग्रेस में है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा लॉबिंग की कि पाकिस्तान इतना क्यों किरदार अदा कर रहा है। फिर उसके बाद आप भी सूरत यही है कि नेतन्याहू जो है वो सियासी तौर पर इंतहाई कमजोर हैं और उनको ये नजर आ रहा है नेतन्याहू को कि अगर उस ये जंग खत्म हो गई तो फिर उसको जो इसराइली जो अदालतें हैं उसमें मुकदमात का सामना है, वो जेल भी जा सकता है। वो क्योंकि ये नेतन्याहू ही है जिसकी मैं समझता हूँ कि शैतानी चालों ने अमेरिका को इस जंग की दलदल में फंसाया। मेरा ख्याल है कि अब अमेरिकन इंतजामिया को बड़ा क्लियर है कि हर हालत में इसराइल को मजबूर करना है, बताना है कि वो इस जंग बंदी का एहतराम करे। आपने देखा होगा कि अमेरिकन सदर भी बड़े पिछले 2-3 दिन से इसराइल और नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। कल जेडी वैंस ने भी काफी सख्त बात की है नेतन्याहू की और इसराइल की पॉलिसी के हवाले से। इसराइल दुनिया में पहली बार तारीख में इतना तनहा हुआ है जहां पर उसके जुल्म और सितम की वजह से ना मगरबी दुनिया उसका साथ देने को तैयार है, ना ही जो है नेटो उसका साथ देने को तैयार है, और ना ही अब अमेरिका भी उससे उस अंदाज में ओपनली उतना सपोर्ट नहीं कर सकता जितना उसके जुल्म और बर्बरियत को पहले करता रहा है। और इसी वजह से आज नेतन्याहू की कोशिश है कि किसी तरह भी कोई साजिश करके इस मुआहिदे के अंदर कोई स्पॉइलर ला के, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इस मुआहिदे को सबूताज किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो मुआहिदा है, बिल्कुल आपने इस पे निशानदी की है और नेतन्याहू की कैरेक्टर के ऊपर भी हमने बात की, जिस तरह उन्होंने पूरा किस तरीके से जो है मुल्कों को स्पॉइल किया और आपस में लड़वाने की कोशिश की। आपको लगता है कि प्रॉक्सी जितनी वॉर्स हैं उसका खात्मा होगा इस मुआहिदे के तहत? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए बार बार ईरान का और मुस्लिम दुनिया का सबका एक ही मौकफ है कि खुद इसराइल को वहां पर जुल्म सितम खत्म करने होंगे। फलस्तीन की अलहदा रियासत का वजूद आना बहुत जरूरी है, फलस्तीनियों के हकूक का मानना जरूरी है। जब तक वो फलस्तीन को नहीं मानेगा और अलहदा रियासत नहीं बनेगी, वहां वो जिद्दोजहद होती रहेगी और उस जिद्दोजहद को कहीं ना कहीं से किसी न किसी की सपोर्ट मिलती है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया को ये समझ आ गई है कि इसराइल के जुल्म सितम की वजह से
फ़लस्तीन की रियासत का बनना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि यूरोप के कितने ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। सो ईरान बहरहाल यही कहता आया है कि वो उनकी जो है जिद्दोजहद उसकी हमायत इसलिए करता है कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत बनना बड़ा ज़रूरी है। सो इस हवाले से अगर कोई फ्यूचर में हम बात करें तो जब तक इस मामले का फैसला नहीं होगा पूरी दुनिया के अंदर इसराइल का ये इकदाम जो है ये एक तरह से सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है। अच्छा, ये जो वॉर थी हामिद अल-मशरकी साहब, ईरान वर्सेस अमेरिका, लेकिन इसमें खलीज ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, इकॉनमी उनकी, सोशली उनके साथ जितना पैसा, इन्वेस्टर्स पुल आउट हो गए और अपना पैसा उन्होंने वहाँ से पार्क करके दूसरे जगहों पे भेजना शुरू कर दिया। उसकी साख कितनी मुतासर हुई है और अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं, सिचुएशन इज़ नॉट गुड ओवर देयर। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि खित्ते के अंदर बाकी अरब ममालिक जो हैं वो बड़ा खुल के इसराइल के बदकिरदारी को जानते हैं, इसराइल की शैतानी चालों को समझते हैं, लेकिन यूएई थोड़ा सा इसराइल के ट्रैप में आया नजर आता है, जिसकी वजह से उसकी पॉलिसी जो है वो बाकी अरब ममालिक से हटकर है और उसको नुकसान भी हो रहा है। उसने एक तरह से अमेरिका को अपने अड्डे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने को दिए। इसराइल के लॉबिंग की वजह से उसने उस अंदाज में वो किरदार अदा नहीं किया, बल्कि उसी की वजह से पूरी दुनिया ने देखा कि वो एक गैर महफूज मुल्क बन गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो लीडरशिप है उसको ये अंदाजा है कि अब अगर वो बैलेंस अपनी अप्रोच नहीं करेंगे तो उनके लिए मजीद मुश्किलात आएंगी, वहां पर मजीद सरमायाकारी लोग अपनी निकाल लेंगे। सो देखना होगा, लेकिन जितना नुकसान हो चुका है यूएई का स्पेशली, उसको 2 से 2.5 साल 3 साल चाहिए सिर्फ उसको रिकवर करने में। दूसरी जानिब जो बाकी अरब ममालिक हैं, इसराइल की पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह सऊदी अरब और आपस में जंग करा दी जाए और इनको आमने सामने ला के खड़ा कर दिया जाए और फिर उसके बाद अमेरिका और इसराइल उस जंग से निकल जाएं और अरब और ईरान की जंग जो है वो सालों जारी रहे। इसमें पाकिस्तान का, तुर्की का, मिस्र का बहुत बड़ा किरदार है, खुसूसन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, कि उन्होंने मेक श्योर किया कि सऊदी अरब जो है वो और ईरान जो है वो आपस में जंग में ना आ जाए और उसमें दोनों ममालिक के नुकसान के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत तबाही की सूरत हाल होती और उसको रोका। और उसको मैं समझता हूँ कि आज सऊदी अरब और ईरान को करीब लाए हैं पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब, ताकि उनको ये समझ आए कि उनकी दुश्मनी आपस में नहीं बल्कि उनका कॉमन दुश्मन है, उसका नाम इसराइल है। अच्छा, कितने साल लगेंगे वापस खलीजी ममालिक को वापस खड़े होने में, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टर्स गए हैं, वर्क फोर्स चली गई है, वहां से पूरा खाली हो गया है। बिल्कुल 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। बिल्कुल 2 से 2.5 साल एक रिकवरी पीरियड है। इमीडिएटली आपको उसके अंदर बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने हुर्मुज़ से जितना आप जहाज दोबारा से जाएंगे और दुनिया पूरी ने जितने अपने रिजर्व एसेट्स से जितना ऑयल खर्च कर लिया, 1 अरब बैरल, वो भरते भरते दोबारा 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए। इसी तरह सेम सूरत हाल मुआशी तौर पर दोबारा से उनको उस मुकाम पर आने के लिए जहां पे वो थे इस जंग से पहले 2 से 2.5 साल लगेंगे, लेकिन रिकवरी और बेहतरी जो है वो अगले 2 से 3 माह में आना शुरू हो जाएगी बहुत तेजी से। थैंक यू सो मच हामिद अल-मशरकी साहब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हमें आज सारा आइडिया हो गया है क्या होने वाला है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत जो है, सिग्नेचर्स वो हो चुके हैं और पाकिस्तान ने ये जो सिग्नेचर्स हैं ये बिल्कुल शो भी किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सामने आके बताया कि ये सिग्नेचर्स में पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, जिसमें ईरान के सदर पज़ीशकियान साहब और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सिग्नेचर्स करके जो है इस मुआहदे को बाकायदा तौर पे जो है वो लोगों के सामने पेश कर दिया है। 60 डेज अभी बाकी हैं। 60 डेज में जो है मजीद इस मुआहदे के ऊपर बात भी होगी और इम्पॉर्टेंट मोमेंटम जो साइन हुआ है इसके ऊपर जो है अब तजवीज़ात भी जो है पेश की जाएंगी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। वेदर अपडेट थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि मौसम जो है वो बहुत ही अगर सुहाना हो जाए तो दिलों का मौसम भी अच्छा हो जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाती है। और अगर मौसम गर्म हो जाए तो वाकई आप चिड़चिड़े हो जाते हो, लेथार्जिक हो जाते हो, हर वक्त दिल चाहता आप एसी में बैठे रहो, क्योंकि कुछ करने को दिल नहीं चाहता। मगर आपको पता है कि जिस तरह मुल्क जो है शदीद गर्मी की लपेट में है और मौसम ने एक बार फिर करवट बदलना शुरू कर दी है। कराची में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है और खुशगवार मौसम के साथ साथ बाकी कराची जो है वो साहिल समुद्र का रुख करते हैं, एंजॉय करते हैं उस मौसम को। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें और खैबर पख्तूनख्वा की, तो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बाज़ दीगर इलाकों में भी मुख्तलिफ औकात में बारिश, गरज चमक के साथ और आंधी के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। और अवाम की नजरें अब महकमा मौसमियात के ऊपर लगी हुई हैं और कहा जा रहा है कि कहाँ कहाँ बारिश मुतवक्के है। तो जहाँ जहाँ बारिश मुतवक्के है वहीं अपनी जो छुट्टियों में जो आपका पिकनिक्स हैं, जो आपकी वेकेशंस हैं, और उस तरीके से जो है फैमिलीज के साथ उसका रुख करें। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताती चलूँ कि प्लीज़ अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं या आप हाईवेज ले रहे हैं तो अपनी गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर्स ज़रूर रखें, बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोटोकॉल बाय द गवर्नमेंट कि कोई भी गाड़ी विदाउट फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। आपकी सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे आपके साथ हैं। पिछले कई महीनों में हमने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे हैं जब गाड़ियों को आग लगी या खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाक़या रोनमा ना हो, तो प्लीज़ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और वेदर के ऊपर हम अपडेट लेते हैं, तो हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब नईम, वेदर एक्सपर्ट, एंड आई वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, आपको पता है कि मौसम जो है, मौसम वैसे तो कहा जा रहा है मौसम गर्मा, लेकिन गर्म मौसम के साथ साथ जो है एकदम से वेदर जो है अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है। गरज चमक के साथ बारिशें बहुत ज़्यादा है और बारिशों का स्पेल ऐसा नहीं कि प्री मानसून या पोस्ट मानसून हो रहा है। 3-3, 4-4 दिनों के लिए बारिश बहुत होती है, टेम्परेचर नीचे चल जाता है, फिर एकदम से टेम्परेचर राइज डाउन हो जाता है। तो इस टेम्परेचर के हवाले से बात करेंगे कि क्या टेम्परेचर है, क्यों ऐसा हो रहा है? जी, ये मौसम की जो बेतरतीबी है ये इसीलिए है कि हमारा जो वेदर पैटर्न है वो शिफ्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसमें अभी ये होता है कि जब शदीद गर्मी पड़ती है, खासतौर पे ये जो हीट डोम की सिचुएशन थी पूरे साउथ एशिया में, और ये भी है कि एल नीनो भी शुरू हो चुका है पिछले हफ्ते से। ये नेशनल ओशियानिक जो एजेंसी है उन्होंने इसको ओके कर दिया है कि ये स्टार्ट हो चुका है एल नीनो। तो उसमें ये होता है कि जब गर्मी शदीद पड़ रही होती है तो और इतना ह्यूमिड कंडीशन होते हैं, यानी नमी वाला मौसम होता है, तो उससे लोकलाइज कंडीशन बनती रहती है, यानी जो थंडर सेल है या बादल हैं वो बन जाते हैं और इस तरह से वो गर्म हवा और ठंडी हवा जब आपस में टकराते हैं तो वो बारिशें लोकलाइज जगहों पर हो जाती हैं। तो क्योंकि अभी जो मानसून बे ऑफ बंगाल वाली है वो अभी थोड़ा डिलेड है, वो उस तरह से अभी पहुंची नहीं है साउथ एशिया के ऊपर, क्योंकि शदीद गर्मी की लहर की वजह से। तो ऐसे ही बारिश होती है और मौसम एकदम चेंज हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर शदीद गर्मी पड़ती है। तो ये जो बेतरतीबी आप इसको क्लाइमेट चेंज से लिंक करते हैं, ये रेगुलर वेदर पैटर्न नहीं है। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, ये भी बताइएगा कि वेदर पैटर्न तो चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो एकदम से 10 डिग्रीज का फर्क आता है। कहाँ 45, 44 और कहाँ 32, 33 पे टेम्परेचर आ जाता है। तो इतना जो क्योटिक टेम्परेचर, एकदम से सर्दी लगना शुरू हो जाती है और एकदम से गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये जब लोकल थंडर सेल बनता है और वो बरसता है तो वहां पे उसके जब बादल रहते हैं तो वो असर रहता है, क्योंकि सूरज की शुआएं थोड़ी देर के लिए जो है वो उस तरह से नीचे डायरेक्ट नहीं आती और इसलिए लोकल जो है वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये हार्डली 1 या 1.5 दिन तक ये मामला रहता है, उसके बाद फिर से शदीद गर्मी होती है। तो और वो गर्मी उसी तरह पीक पे आती है, यानी ये नहीं कि 1-2 डिग्री का फर्क, वो भी फिर 10 डिग्री ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बेतरतीबी मौसमों की जो है ये इसलिए है कि जब और लोकलाइज जगहों पे उधर है जहां अगर जंगलात लगे हुए हैं ना, तो वहां तो फिर 2 दिन तक आपको मौसम अच्छा मिल जाएगा या 3 दिन तक, लेकिन अगर फिर बारिश नहीं होगी तो गर्मी होगी। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पे अचानक फिर गर्मी भी आ रही है। तो ये फर्क पड़ता है जो हमारे लोकल कंडीशंस हैं ग्राउंड पे भी, जंगलात से, नरम मिट्टी से और कंक्रीट से। जहां कंक्रीट ज्यादा है वहां गर्मी भी ज्यादा है। तो बिल्कुल ये बेहंगम मौसमी तब्दीली हो रही है और जो हम पिछले साल से मुसलसल देख रहे हैं कि ना सर्दी में वैसी सर्दी पड़ती है और अचानक बारिशें बाद में शुरू हो जाती हैं, तो इसी तरह ये गर्मियों में भी इसी तरह बेतरतीब मौसम रहेगा।
अच्छा, फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग, हीट वेव्स, क्लाउड बर्स्ट के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन, कोई अपडेट आपके पास है? बिकॉज ऑफ कोर्स प्री मॉनसून जो है वो शुरू हो ही जाएगा कुछ ही अरसे में। जी, उस पे यही है कि इस साल जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है रेन ड्रॉट, यानी कि बारिशों में उस तरह से नॉर्मल बारिश नहीं, बारिश में कमी है जो मानसून की। आपको पता है पिछले साल एक्स्ट्रा बारिशें हुई थी अबव नॉर्मल, जिसकी वजह से इतना सैलाब आया था। इस साल ये प्रिडिक्शन है कि बारिशें बिलो नॉर्मल या कुछ इलाकों में नॉर्मल रहेंगी, कुछ इलाकों में बिलो नॉर्मल रहेंगी। पोटोहार, पंजाब और सिंध के इलाकों में, बलूचिस्तान में बिलो नॉर्मल रहेंगी। लेकिन जो आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे बारिशें अबव नॉर्मल एक्सपेक्टेड हैं। जैसे ही मानसून शुरू होगी तो वहां हो सकती है। जहां तक क्लाउड बर्स्ट और ये वाले मामलात हैं, तो हमेशा याद रखिए इस क्लाउड बर्स्ट के लिए आपकी लोकल कंडीशन मैटर करती है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे एल नीनो शुरू हो गया है और मजीद ये बढ़ता है, तो शदीद गर्म हवा और नमी वाला मौसम होता है जुलाई अगस्त में। तो नमी वाले मौसम के साथ जब वो मिलती है और वो जरा सा ऊपर उठती है, तो थोड़ी जगह पे 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाना 1 घंटे के अंदर या उससे ज्यादा, तो वो क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। और ये प्रिडिक्शन है कि ये हो सकता है, लेकिन ये लिमिटेड जगहों पर होता है और ये बहुत ज्यादा मुसलसल नहीं होता। तो ये भी होता है, लेकिन आप क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि इधर जो है आज क्लाउड बर्स्ट होगा। जब हो जाता है तभी आपके वेदर स्टेशन उसको बता सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं जो कि एकदम से हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान जो है किन इलाकों में ज्यादा बारिश मुतवक्के हैं? और क्योंकि ये जो 4 दिन का पीरियड 16 से 20 जून का दिया गया था, ये कहा गया था कि इनमें जो है ज्यादा बारिशें होने के इम्कानात हैं, तो व्हाट डिटेल्स यू हैव? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक तो कुछ इलाकों में फ्लडिंग का अलर्ट भी दिया गया है। और वो उस हिसाब से इदारों को कहा गया है कि आप प्रिपेयर्ड रहे। पंजाब साइड पे भी दिया गया है, कोस्टल बेल्ट के पास भी दिया गया है। ये तो है, और कुछ नॉर्दर्न एरियाज में भी उसमें है। बल्कि आज से तो साउथ पंजाब में भी कुछ इलाकों में जो है वो रेन अलर्ट है कि बारिशें हो सकती हैं और अच्छी बारिशें हो सकती हैं। तो बिल्कुल ये अलर्ट तो रहता है, लेकिन वेदर पैटर्न जो है आप हो सकता है महकमा मौसमियात कुछ जगह पे पता है यहाँ बारिश नहीं है और वहां बारिश हो भी सकती है। तो ये बेहंगम वेदर पैटर्न है, इस पे सबको मिलके काम करना होता है। हमारे प्राइवेट वेदर स्टेशंस भी हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन देते रहना चाहिए आवाम को। तो उसमें अभी सिचुएशन जो मैं आपको बता रही हूँ फिलहाल तो यही है, लेकिन आइंदा 24 से 48 घंटों में कहीं पे भी चेंज हो सकती है। और अचानक से जो है मानसून की हवाएं भी जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद दाखिल हो जाए, अगर ये समंदरी जो कंडीशंस है वो फेवरेबल हो पूरे इंडियन ओशन और ये हमारे खित्ते की, तो वो हम बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम एग्जैक्ट वो पूरी प्रिडिक्शन जो ओवरऑल है वो यही है कि बारिशें बिलो नॉर्मल या नॉर्मल ही रहेंगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगी इस साल। ठीक है। अच्छा ज़रा मुझे भी बताइएगा कि हम लोग बात तो करते हैं वेदर अपडेट के हवाले से, अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ें चल रही हैं, मगर हमें करना क्या चाहिए, इसके सदबाब हम कैसे करें? बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अवेयर पीपल अराउंड कि क्या करना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा इस दफा जो आंधियां हैं वो कुछ इलाकों में बारिश नहीं हो रही, बल्कि आंधियों के वो तूफान आ रहे हैं, मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो भी बहुत कॉमन हुए हुए हैं, खास तौर पे पंजाब साइड पे। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया साइड पे भी ये मामला चल रहे हैं, वहां पे भी बारिशें उस तरह से नहीं हो रही। तो देखिए, इसमें ये करने की जरूरत है कि कुछ जैसे पहले दौर में जब बादल आता था तो हमारे बड़े बूढ़ों को पता होता था कि अच्छा ये बादल है, ये बरसेगा नहीं बरसेगा। वो जो आपका लोकल नॉलेज होता है ना, इंडिजिनस नॉलेज, वो बड़ा मैटर करता है इन चीजों पे। कि अगर मौसम इस तरह का हो रहा है और आप कहीं प्लान्स है जाने के और बहुत ज्यादा बादल गहरा हो रहा है, तो प्लीज उसको अवॉइड करें। और इसके अलावा आपस में मिलकर एक दूसरे का जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहा करें। अगर वेदर इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपके कोई जानने वाले हैं उनको नहीं पता और वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज उनको इन्फॉर्म करें। लेकिन हाँ, जो अलर्ट जारी होते हैं उन पे जरूर ध्यान दिया करें। और अभी आप जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का बता रही थी, तो बिल्कुल शदीद गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, तो आप उस चीज का जरूर ख्याल करें कि जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है उसमें अपना किरदार अदा करें अलर्ट्स में। और प्राइवेट सेक्टर को इसमें स्टेप इन करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब। बिल्कुल यू हैव गिवन इमेंस इंफॉर्मेशन। तो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले
से आज हमने बात की है, टेम्परेचर के हवाले से बात की है। एल नीनो जो इस वक्त शुरू हो चुका हुआ है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, लेट्स टॉक ऑन फीफा 2026। सबसे बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट ऑफ फुटबॉल। नजरें जो हैं इस इवेंट पे लगी हुई हैं और फुटबॉल फैंसियर्स जो हैं इस वक्त अपने फेवरेट टीम को, अपने फेवरेट फुटबॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रुप स्टेजेस मैचेस जो हैं वो इस वक्त साबित कदमी के साथ जो है आगे चल रहे हैं, जिसमें दिफाई चैंपियन जो है अर्जेंटीना है, ब्राजील है, इंग्लैंड है और फ्रांस है, जर्मनी है और उसके समेत काफी टीमें जो है अपने टाइटल का मजबूत दिफा करने के लिए मैदान में उतरेंगी और उतरी भी हैं। और दूसरी जानिब कई ऐसे ममालिक हैं जो कि पहली मरतबा वर्ल्ड कप में जो है शमूलियत उन्होंने अख्तियार की है। पहले ये टीम्स थी 34 थी, अब 48 टीम्स के साथ जो हैं ये हम लोग जो हैं ये वर्ल्ड कप को विटनेस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप मरहले के इंतहाई दिलचस्प मुकाबले जो हैं जारी हैं और कई बड़ी टीमें जो हैं भरपूर तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो है अपना दिफा भी कर रही हैं। मैक्सिको नेशनल फुटबॉल टीम ने साउथ कोरिया को जो है 0-1 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले के लिए जो है क्वालिफाई करने की पोजीशन मजबूत कर ली है। और अगर हम बात करते हैं कैनेडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने कतर को 0-6 से शिकस्त देकर जो है टूर्नामेंट में अब तक की सबसे बड़ी फतुहात में से एक फतह जो हासिल की है। ग्रेट अचीवमेंट, इतना बड़ा स्कोर जो दिया है। और कनाडा के मिडफील्डर इस्माइल कूने ने संगीन इंजरी टीम के लिए जो तशवीश का बाइस बन गई है। आपको पता है ऑफ कोर्स फुटबॉलर्स को इंजरीज ही बहुत हैं, जिसमें नीमार का नाम जो है सर फेहरिस्त है। दुनिया की नजरें नीमार पर लगी हुई थी मगर ड्यू टू इंजरी he couldn't परफॉर्म एंड प्ले। और इसके साथ साथ मिडफील्डर जो है इस्माइल कूने ने की संगीन इंजरी भी जो है सामने आई है। और अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी और कुराकोए को एक साथ से हराकर अपनी ताकत का भरपूर उन्होंने मुजाहरा किया है, जबकि इंग्लैंड और क्रोशिया के खिलाफ 2-4 की मुतासर कुन कामयाबी हासिल की है। तो ये तो अब मैं आपको साथ साथ स्कोर इसलिए बता रही हूँ कि अभी तक जो ग्रुप स्टेजेस हुए हैं उनमें जो है जो टीम्स ने जो है अपना ग्रुप स्टेज जो खेल रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना जो कि सबकी फेवरेट टीम है, अर्जेंटीना ने जो है अलजजीर को जो है 0-3 से शिकस्त दे दी है, जबकि फ्रांस की फुटबॉल ने सेनेगल को 1-3 से कामयाबी हासिल की है। तो आज के बड़े मुकाबले जो हैं वो वैसे ही देखे जाएंगे और शायकीन की नज़रें ख़ास तौर पे अमेरिका बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील बमुकाबला हैती के मुकाबलों पर हैं। और ब्राज़ील के बारे में तवक्को की जा रही है कि वो अपनी पहली कामयाबी हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो अब तक की जो नुमाया टीमों की अगर हम बात करें तो उसमें से मैक्सिको जो है, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, अर्जेंटीना और फ्रांस जो हैं वो टीमें जो हैं जिन्होंने इब्तदाई मरहले में मजबूत जो है अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है। और तो आज हम बात करेंगे ताबिश मीर से, फुटबॉल एक्सपर्ट भी हैं, फुटबॉल फैंसियर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम में मदू भी किया। क्रिकेट पर तो आपके इस मॉर्निंग शो में बात होती रहती है, लेकिन हाँ आज फुटबॉल के लिए भी आप लोगों ने जहमत दी। और रही बात अर्जेंटीना की, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो डिफेंडिंग चैंपियन है और बड़ी जबरदस्त अंदाज से इस इवेंट के अंदर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। स्टिल नाउ अगर हम देखें तो हमने 2 चीजें बड़ी इस वर्ल्ड कप में देखी जा रही हैं। फीफा का आगाज हुआ और उससे पहले ही जो पुर्तगाल के और रोनाल्डो के फैंस थे उनकी ख्वाहिश थी कि ये लास्ट वर्ल्ड कप है रोनाल्डो के लिए भी, और वो वहां वैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे जो परफॉर्मेंस की उनसे तवक्कात की जाती हैं। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्टेडियम रोनाल्डो की जानिब से जो एक मैच खेला गया, अफ्रीका का बहुत छोटा मुल्क है और उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जितना बड़ा खिलाड़ी और उतनी मायूस परफॉर्मेंस रही। रोनाल्डो की परफॉर्मेंस से बहुत तशवीशनाक है मुताबिश, लोग तो बहुत मायूस हुए हैं रोनाल्डो की परफॉर्मेंस से। नहीं, आपने अगर मैच देखा होगा तो कमेंट्री आपने भी सुनी होगी, वो कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो नजर आ रही थी। फिर जब इतना बड़े टीम के अंदर एक ही बड़ा खिलाड़ी मौजूद होता है तो फिर यही हिकमत अमली होती है अगली टीम की कि वो जो है बड़े टीम के बड़े खिलाड़ी को सिर्फ दबोचे, और यही हुआ। हमने देखा पूरे गेम में मुसलसल रोनाल्डो बॉल आने का इंतजार कर रहे थे, उनके पास आने तक की बॉल दी ही नहीं गई।
एक दो बार मौका मिला तो वो उन्होंने चांस जाया कर दिया। दूसरी जानिब अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख रहे हैं और दूसरी जानिब मेसी के साथ मेसी का मवाजना कर रहे हैं, तो दोनों खिलाड़ियों की जो गेम प्लान है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो एक तरीके से समझे जाते हैं कि मेन स्ट्राइकर हैं, वो राइट विंग से आकर जो है बॉल को टैकल करते हैं मेसी, और फिर वो बॉल बनाते हैं, वो देते हैं बॉल। तो हमने देखा फीफा वर्ल्ड कप के अंदर कि जिस तरीके से मेसी ने अपना पहला मैच खेला, बड़ा जबरदस्त मैच खेला अल्जीरिया के खिलाफ, बड़ी जबरदस्त, ना सिर्फ एक के बाद दीगर गोल्स करते रहे, हैट्रिक की तारीफ की और बताया कि अपनी बल्ले 38 साल के हुए हैं लेकिन उनके पास वो टच, वो क्लास और वो फुटबॉल मौजूद है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दूसरी जानिब आपका इब्तिदा में सुन रहा था ब्राजील के हवाले से आप बात करी थी, बड़ी तवक्कात हैं लोगों को कि ब्राजील जो है उस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप के अंदर अगर किसी टीम ने सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते हैं वो ब्राजील के हैं। सबसे ज्यादा टाइटल्स अब तक फीफा ब्राजील ने जीते हैं, लेकिन वो माजी में जो ब्राजील की टीम हुआ करती थी जिसमें रोनाल्डिनो हुआ करते थे, काका हुआ करते थे, दीगर और बड़े बड़े नाम इस टीम के साथ मुंसलिक रहा करते थे, वैसा अब नहीं है। नेमार के हवाले से आपने बात की, अक्सर हम मीम्स देखते हैं, डिजिटल मीडिया का जमाना, तो लोग कहते हैं नेमार तो है मगर बीमार है, तो ये बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट है कि नेमार काफी बहुत मायूस कुन है। और इस वक्त ऑफ कोर्स आपको पता है कि नेमार कितना ज्यादा पॉपुलर है अमंग द यूथ, और नेमार की तो शर्ट्स ऐसी पहनी जाती हैं जैसे देयर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन दैट, बट ही इज नॉट वेल। बिल्कुल यही आपके क्योंकि वाकफत शायद इतनी कराची से नहीं रही है, कराची में एक इलाका लियारी का, वहाँ जो फैन फॉलोइंग है नेमार की शायद मैं नहीं समझता ब्राजील में इतनी होगी, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है। नेमार के हर बच्चा फैन है और वो यही कहता है कि नेमार के लिए भी इम्कान ये है कि ये शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद वो एक और वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन तो इम्कान रोनाल्डो के लिए भी दिया जा रहा है, इट्स हिज लास्ट वर्ल्ड कप, इजंट इट? It can be a last World Cup for Neymar because जिस तरीके से वो अपनी इंजरीज का सामना कर रहे हैं और फिर जिस तरीके से उन्होंने लीग फुटबॉल के अंदर बड़े आमदनी कमा ली है, अब इतना बड़ा नाम, उसको मजीद नेशनल ड्यूटी अदा करने की जरूरत नहीं है, तो वो पैसे वहाँ लीग फुटबॉल से बनाएंगे और उनकी जिंदगी बड़ी जो रौनकों के साथ, चकाचौंध के साथ गुजरेगी। तो आई फील एक और जो बड़े खिलाड़ी अब सामने आए हैं और बड़ा अच्छा लगा देखकर, विनी जूनियर, वो ब्राजील से उनका ताल्लुक है, बड़ी अच्छी जो है उनके पास गेम प्लान मौजूद है। फिर हम दूसरी टीम्स को देखें, उनके पास भी बड़े अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर आप बात करेंगे फ्रांस का भी मैच आज होगा और फ्रांस के पास एम्बापे जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। पिछले कई सालों से एम्बापे जो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। एम्बापे के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो एम्बापे फीफा वर्ल्ड कप के जो अदादो शुमार है उसके मुताबिक वो तीसरे ऐसे बेहतरीन फुटबॉलर हैं जिनके पास जो है सबसे ज्यादा गोल्स करने की स्ट्रेटेजी और प्लान्स मौजूद है। उन्होंने ये जो अवार्ड है अपने नाम से सजाया हुआ है। थोड़े से अपसेट्स के ऊपर बात करें, एम्बापे ऑफ कोर्स ही इज अ की प्लेयर एंड पीपल लव हिम और उसकी भी बहुत फैन फॉलोइंग है। अपसेट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अपसेट्स आपको कहाँ देखने में आए हैं? स्मॉलर टीम्स हैव ग्रोन रियली इन अ मच बेटर वे। देखिए, we cannot say it as smaller teams grow much better way. It is like that the smaller teams with less amount of budget groom very well. ये एक सिनेरियो हो सकता है कि जिनका कम बजट था, तवक्कात नहीं थी। अब जैसे आप देखें कुबा वर्डे जिसने पुर्तगाल के खिलाफ 0-0 किया, बड़ी जबरदस्त, स्पेन के खिलाफ 0-0 किया, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की उन्होंने। फिर पुर्तगाल के खिलाफ जो डीआर कॉन्गो टीम थी उसने हैरान कर दिया किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। फिर साउथ कोरिया को लेकर हम इतना ज्यादा वो नहीं थे कि साउथ कोरिया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी, लेकिन उसने बहुत अच्छा खेला। कतर की बात कीजिए, कतर के साथ जो कल मैच हुआ कनाडा का वो बड़ा जबरदस्त था, 6-1। लेकिन यस वी टॉक अबाउट कतर के जो मैच इससे पहले खेला और वो जो 1-0 हुआ, वो 1-1 हुआ, वो बड़ा जबरदस्त बराबर उन्होंने आखिरी मिनट में जाके किया। फिर इससे पहले अगर हम देखें गाना का एक मैच हुआ, 90 मिनट्स में जाके गोल किया उन्होंने पनामा के खिलाफ। तो ये सारी चीजें, बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा है, बड़ा दिलचस्प वर्ल्ड कप जा रहा है और देखने को मजा भी आ रहा है। आप देखें जितने बड़े बड़े नाम है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई दे रही है। इंग्लैंड की जानिब से जो है हैरी केन, उन्होंने कितनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंग्लैंड ने 4 गोल्स किए और अगली टीम ने 2 गोल्स किए। फिर साथ अगर हम बात करें जर्मनी, वी आर मिसिंग दिस नेम। ये टीम आपको यूरोप की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक टीम है। वहां
जो फुटबॉल फ्रेंचाइज लीग्स मुतारिफ हुई है वो बड़ी जबरदस्त होती हैं, और वो वहां के जो खिलाड़ी हैं आप देखिए कितने जबरदस्त है। माजी में पहले ओजिल और दीगर ओजिल हुआ करते थे, गॉड्जे हुआ करते थे, लेकिन अब देखें जब इनकी नई टीम है, नई टीम में भी वो पोटेंशियल मौजूद है। हम देख रहे हैं जमल मुस्लिम को देख रहे हैं, फिर विल्ड्स वहां मौजूद है, दीगर और खिलाड़ी जो है उनमें हेवर्ट्स जो है वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, और ये टीम्स जो है बड़ी अच्छी नजर आ रही है। 7-1 जर्मनी ने हराया था, आगाज अपने इवेंट का बड़ा जबरदस्त किया था। आज जर्मनी का मैच भी है, वी आर होपिंग दे कैन मेक द वे आउट ऑफ इट, और अच्छा मुकाबला आज देखने को मिलेगा। इम्कानात हैं क्योंकि जर्मनी के पास जो पोटेंशियल है वो ना सिर्फ उनकी बॉल पोजीशन है, पासिंग है, प्लस अटैक है। ये तीन चीजें आपको फुटबॉल में चाहिए होती हैं। जहां बॉल पोजीशन आपकी अच्छी हुई, आपके पास पासिंग हो गई, तो व्हेन यू अटैक तो यू कैन अटैक ऑन द गोल, और ये चीजें हम देख रहे हैं। जो चीज मिस की ब्राजील ने लास्ट मैच में, वो 1-1 मैच गोल हुआ, मोराकश के खिलाफ उन्होंने मैच खेला, और वो चीज ने ना एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी। आज भी तो मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ब्राजील का मैच आज भी तो देखने में आएगा। जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था क्योंकि देखिए आप ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी अगर हम देखें इन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इन फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आज का मैच ब्राजील के लिए जीतना और अच्छा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आज का मैच अगर जीतेगा ब्राजील तो ब्राजील के जो पोटेंशियल्स हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, डगआउट के अंदर जो खिलाड़ी मौजूद होंगे, कोच मौजूद होंगे, पूरी उनकी मैनेजमेंट के जो पोटेंशियल है वो हाई हो जाएगा, और ये बहुत जरूरी है। एक छोटी टीम को आप जब हराते हैं, बड़ी टीम एक छोटी टीम को बड़े मार्जिन से हराती है, तो फिर उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है जिसके लिए वो फीफा वर्ल्ड कप में उतरे। तो ये बहुत पॉजिटिव होगा। आज का मैच अगर ब्राजील जीतती है तो दे कैन मेक द वे फॉर ऑन गोइंग मैचेस, और जो ऑन गोइंग मैचेस जिसमें खासतौर पर अगर हम बात करें फीफा के जो अब 12 टीमें जो है वो माइनस हो जाएंगी। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की जानिब से जो है 48 टीम जो है उनको मुतारिफ कराया गया। बड़े पैमाने पर हम वो टीम्स देख रहे हैं। आप देखिए इराक हमें दिखाई दी, दीगर और टीमें हमें दिखाई दी। तो ये सारे इस गेम की रौनक है, और यही बात है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ अच्छा होने का, और अब तक जो मैचेस रहे बड़े दिलचस्प रहे। क्वेश्चन फॉर यू, हु इज योर हॉट फेवरेट एंड whom you're looking for finals? Who will be the final champion? अच्छा देखिए, सिंगल फेवरेट आप किसी को करार नहीं दे सकते क्योंकि फुटबॉल रीजनली डिवाइडेड हो चुका है, और आप अगर यूरोप को देखें, कंसीडर करें, तो देयर आर 2-3 ऑफ माय फेवरेट। जर्मनी बड़ी अच्छी खेल रही है, पुर्तगाल पर बड़ी उम्मीदें लगी हुई है, लेकिन वो जिस तरीके से खेल रहे हैं बड़ा मायूस किया उन्होंने। स्पेन पर बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यस द लीस्ट अपोनेंट टीम वाज वेरी गुड, तो उन्होंने भी बड़ा हैरान कर दिया। साथ साथ अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका की, और लैटिन अमेरिका में बहुत ज्यादा खेला जाता है, यूरोग्वे भी है, वहां दीगर और टीमें भी है, तो अर्जेंटीना एंड ब्राजील इट्स ऑलवेज फेवरेट, हर किसी की फेवरेट रही है। और अगर हम बात करें एक बड़ी टीम थी जिसका नाम हम मिस कर रहे हैं, फ्रांस, तो फ्रांस जो है वो हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन यस हमने बहुत इस वक्त अंडर एस्टिमेट किया है। डेविड बैकहम के टाइम पर इंग्लैंड की टीम बहुत जबरदस्त हुआ करती थी। आज केन हेनरी को हम जब देख रहे हैं ना, तो वो बैकहम की आपको यादें इसका मतलब ये वापस आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच ताबिश, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हमने आज फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपको पता है इतना बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है, तो रोज अपडेट्स आ रही होती हैं। 12 टीमें माइनस होने ही वाली हैं, उसके बाद पता लगेगा कि कौन सी टीम जो है अपने ग्रुप स्टेजेस में आगे जाती है। और ऑफ कोर्स शायकीने फुटबॉल की नजरें जो हैं अपनी अपनी फेवरेट टीम पे है। टीम्स बहुत ज्यादा हैं कि एक दो को फेवरेट करार देना बहुत मुश्किल है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप फीवर तो अरूज पर है, जहां अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को फुटबॉल फैन से सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि की प्लेयर्स के ऊपर भी नजरें जमी हुई हैं, जहां रोनाल्डो भी सामने है, मेसी भी सामने है, इसके साथ साथ नीमार के ऊपर भी लोग अफसरदा हैं, और बहुत से और भी प्लेयर्स जो हैं छोटी टीम्स में वो भी देखने में आए हैं, जिसको आज हम डिस्कस भी करेंगे। मगर पाकिस्तान में फुटबॉल का क्या स्कोप है, पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा हुआ है, और कितने सालों के बाद पाकिस्तान
पाकिस्तान फीफा के अंदर एंट्री कर सकता है, और उसके लिए कौन कौन से स्टेजेस और मराहल से गुजरना पड़ेगा, और हमारी जो पाकिस्तान में जितनी भी लीग्स हैं, जितनी भी लीग फुटबॉल हो रही हैं, उसका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है। और हमारे यहाँ आज भी बहुत से प्लेयर्स बच्चे हैं जो कि ग्रूम हो रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, ताकि वो भी एक ना एक दिन फीफा में खेल सकें। तो मैं वेलकम करती हूँ सबसे पहले कोच को, जो कि कोच मोहसिन आज हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हनान ने, और उसके साथ साथ हमारे साथ याया है। तो आपको मैं वेलकम करती हूँ। मैं पहले मोहसिन आपकी तरफ रुख करूंगी। मोहसिन, आप बेसिकली फुटबॉल कोच हैं, तो आप पहले खुद भी खेलते रहे हैं? जी, मैं अभी भी खेल रहा हूँ। पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं? जी, मैं अभी सैफ टेक्सटाइल की तरफ से, फेम फुटबॉल क्लब है हमारा, उनकी तरफ से मेरे 2 टूर हैं रिसेंटली। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ थाईलैंड जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी मैं उसके साथ फेम एकेडमी में कोच हूँ, अंडर 15-16 अंडर 16 के। जी, ठीक जी। है। तो मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स देखे हैं, बच्चे खास तौर पे ट्रेंड है, लेकिन उस तरीके से उनको सरपरस्ती नहीं मिल सकी, वो आगे नहीं आ सके, या कोई ऐसे लीग मैचेस नहीं हुए किसी भी सतह के ऊपर जो कि वो नुमाया हो सके, जिस तरह क्रिकेट होती है। जी बिल्कुल। ऐसा है कि जो पहले प्रेसिडेंट थे, जो भी थे, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था फुटबॉल का, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बैन कर दिया था। अब जो बच्चे, जब मेरी 13 साल एज थी, मेरा बहुत शौक था, मैं मेहनत करता था, एकेडमीज जाता था कि यार मैं फुटबॉल प्लेयर बनना है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जी, फेडरेशन बैन हुई है। फेडरेशन बैन की वजह से बच्चों को चांसेस नहीं मिले। अब मेरी एज हो गई है 26। फेडरेशन कितने साल पहले बैन हुई थी? आई थिंक 2014 में हुई है, और 21 में जाके ये दोबारा बहाल हुई है। जो अभी प्रेसिडेंट हैं, ये बहुत काम कर रहे हैं फुटबॉल पे, मोहसिन गिलानी साहब। अब वो बच्चों के इवेंट्स करवा रहे हैं, फीमेल्स के इवेंट्स करवा रहे हैं, चैलेंज कप करवा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम अंडर 14, 16, 18, 19, 21, 23 इतने मैचेस जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, और वो बहुत इस पे काम कर रहे हैं मोहसिन गिलानी साहब। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो फुटबॉल है अब स्टार्ट हुआ है, तो अब इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते कि वो फौरन ही हम फीफा वर्ल्ड कप में अच्छा, आ जाइए। फीफा में जाने के लिए कौन कौन से टाइटल्स जीतने पड़ते हैं? रसाई कैसे मिलती है फीफा के लिए? अभी थोड़ा सा टफ टाइम है। मैंने आपको बताया है कि काफ़ी मैचेस हैं, क्योंकि अभी रनिंग में आया है फुटबॉल ना, अभी रनिंग में आया है। अभी पहले एशियन गेम्स होंगी, उसके बाद फिर जाके फीफा वर्ल्ड कप, अभी थोड़ा सा है, लेकिन अभी रनिंग में फुटबॉल, फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है अभी रनिंग में आई है। पहले स्टॉप, फिर यूएफा होगा, फीफा के बाद आपको फीफा के अंदर एंट्री मिलेगी। और उसमें बिल्कुल अभी इसमें थोड़ा काफी टाइम लगेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान पे दूसरे 200 नंबर पे हैं। ठीक है। हनान, मैं आपकी तरफ आपसे बात करती हूँ। आप क्या हैं, आप किस पोजीशन पे खेलते हैं? मैं एक मिडफील्डर हूँ, और लाइक मिड पे खेलता हूँ, सेंटर मिड। मिडफील्डर हैं आप? मिडफील्डर का तो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। यस, लाइक वो बैकबोन होती है टीम की पूरी। हाँ, बैकबोन होती है। कौन से मिडफील्डर को देखते हो? मैं ज़्यादातर वो जॉय नेवेस को देखता हूँ, पोर्चुगल की तरफ से। पोर्चुगल की तरफ से? अच्छा, तो आपको पोर्चुगल, इसका मतलब है पोर्चुगल ही आपकी फेवरेट टीम है? यस। ठीक है। और कब से खेलना शुरू किया, किस एज से खेलना शुरू किया, एंड व्हाई ओनली फुटबॉल, व्हाई नॉट क्रिकेट? मैंने खेलना शुरू किया था जब मैं लाइक 9 और 10 इयर्स का था, तभी तो लाइक लाहौर में शिफ्ट हुआ था मैं, एंड फिर तब से फुटबॉल ही खेल रहा हूँ। और इसका शौक भी था, क्योंकि वो फुटबॉल इंटरेस्टिंग थी एंड हेल्थ के लिए गुड थी। क्रिकेट में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, इससे थोड़े लोग होते हैं, वो मज़ा भी नहीं आता। अच्छा, तो अब मैचेस करने में मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं जो मैचेस होते हैं? ठीक है। उसके साथ बैठे हुए याया। कैसे हो याया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा याया, किस पोजीशन पे खेल रहे हो? मैं स्ट्राइकर फॉरवर्ड। You are a striker, man. You have a great big, opportunity, and you can do a lot of goals as well. तो किसको देखते हो being a striker? स्ट्राइकर में यूजुअली हैरी केन फ्रॉम इंग्लैंड एंड समटाइम्स मैं विंगर भी खेलता हूँ ऑन द राइट साइड। तो उस साइड पे नॉनी मैडुएके फ्रॉम इंग्लैंड, उनको भी मैं ज़्यादा देखता हूँ। और इसका मतलब वो डेविड बेकहम को बड़ा फॉलो करते थे किसी जमाने में, तभी तुम्हें इंग्लैंड के प्लेयर्स पसंद है, ऐसे ही है? David Beckham was a midfielder as well. Yeah, he was a midfielder.
हाँ, ही वॉज अ ग्रेट मिडफील्डर एट इस टाइम, लेकिन अब जो यंग टैलेंट है इंग्लैंड में काफ़ी, तो उसकी तरफ लुकअप करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे लाइक फील होता है कि मैं उनकी तरह भी बन सकता हूँ। You love England? I love England. No, none of like not any other team. No, I do love Brazil simultaneously, but I like England more. अच्छा, इंग्लैंड टीम में क्या ऐसी बात है जो कि ब्राजील में नहीं है? हालांकि ब्राजील का फुटबॉल, ब्राजील के तो टाइटल्स बहुत हैं, ब्राजील ने तो बहुत टाइटल्स जीते हुए हैं। There is also like this personal preference, and I like England more because I'm also really attached to Harry Kane, and I really like his striker style. And as I'm a striker, I look up to him, and I love his style as he scored 2 goals against the match against Croatia. So yeah, I love how he scored the header. He can make spaces, and I always try to learn from him. That's why I like England more. अच्छा, इसका मतलब है कि अच्छा इंग्लैंड की तरफ नजर है, और इंग्लैंड की टीम तो अच्छा परफॉर्म भी कर रही है काफी सालों के बाद। जब से बेकम गया तो मेरा लग रहा है कि अब बेहतर हुई है। ऐसे ही है। तो अच्छा, ये मोहसिन, मैं आपसे बात करूंगी। जी। हम पाकिस्तानी फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे हैं जी। बच्चों में बहुत टैलेंट है, नजर आ रहा है, उनको ये भी पता है कि वो कहाँ खेल रहे हैं, किसको देख के खेल रहे हैं और कैसा खेल रहे हैं। तो गैप कहाँ है जो कि फिल होने वाला है? किस तरीके से हम ये गैप फिल कर सकते हैं ताकि हमारे इतने बच्चे जो माशाल्लाह इस फील्ड में, इस स्पोर्ट में, ये स्पोर्ट प्रमोट हो सके? इसमें सबसे मैं फिर वही बात करूंगा, जो फुटबॉल फेडरेशन है उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर फुटबॉल फेडरेशन बाहर से कोचेस मंगवाती हैं, वो आए हमें ट्रेनिंग करवाएं बच्चों को, बच्चे मोटिवेट होते हैं। और जो गैप की आप बात कर रही हैं वो यही है, आपको भी पता है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं अभी। अच्छा, क्लब से क्लब भी मैचेस मैंने ज्यादा देखने में आए। जी। हर एरिया के अपने अपने क्लब्स हैं, हर एरिया में क्लब्स हैं इस वक्त। बिल्कुल, तो क्लब टू क्लब मैचेस अगर शुरू हो जाए तो क्या वो बेहतरी होगी? जी बिल्कुल, बहुत बेहतरी होगी और अभी हो रहे हैं ये जो है ना, अभी मैंने आपको बताया कि अंडर 16 बच्चों का हुआ है, अंडर 14 अभी हम करवाने लगे हैं। जो प्रेसिडेंट है लाहौर ज़िया आरिफ डोगर साहब, उन्होंने कहा है, लाहौर के जो प्रेसिडेंट है ना फुटबॉल फेडरेशन के, उन्होंने अभी अनाउंस किया है गर्ल्स का और बॉयज़ का ये अंडर 14 होना है। अंडर 14, 16, ये 16 हो चुका है, अंडर 14 अब होना है। तो इसी तरह मैचेस वगैरह होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट मिलेंगे। ये मेरा ये कोचेस से भी, जो पाकिस्तान में कोचेस हैं और प्लेयर हैं जो अकेडमी चला रहे हैं, उनको भी पैगाम है कि बच्चों पे मेहनत करें, बच्चों को प्रमोट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, मोटिवेट करें। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके करेंगे, कोचेस जो हैं तो बेहतर इंशाल्लाह होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि फुटबॉल में कामयाबी के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कौन सा बच्चा अच्छा फुटबॉलर बन सकता है? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये सबसे पहले डिसिप्लिन जो है ना, रिस्पेक्ट, प्लेयर कोचेस छोटे हैं बड़े हैं, मैं बच्चों को सिर्फ ये फुटबॉल नहीं सिखाता, उसके साथ ये भी मैं बताता हूँ कि आपने रिस्पेक्ट किस तरह करनी है बच्चों की, अपने से बड़े की। बट कभी भी बच्चों को आप बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो वो इंशाल्लाह आगे जो आप बात कहेंगे वो मानेंगे। उसके बाद जो रूटीन्स हैं, टाइम से सोना, अभी बच्चे हैं, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसकी वजह से सुबह 5 बजे जी खाने में फास्ट फूड तो मैं पहले ही मना करता हूँ। पेरेंट्स आते हैं मेरे पास बच्चा लेके, जी अभी मेरे पास बच्चे आ जाते हैं, वो उनकी एज होती है 13 साल और उनके जो वेट होता है वो 65 kg होता है, 65, किसी 62, इस तरह वेट होता है। तो मैं उनको कहता हूँ ये फास्ट फूड आप कम खिलाएं। वो बच्चों से मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ जी बेटा आज आपने क्या खाया? सर आज मैंने पिज्जा खाया, बर्गर खाया। सर वो KFC तो अच्छा होता है ना, वो ये तो खाली चिकन है ना, वो तो खा सकते हैं। जी, तो बस इसी तरह ये पेरेंट्स से भी डाइट बहुत मैटर करती है। जी बिल्कुल, डाइट। एक फुटबॉलर को कितना वेट में होना चाहिए? जी वो तो हाइट और एज के मुताबिक उसका, हम इस पर भी बात करेंगे। हमें मोहसिन छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फुटबॉलर से भी बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। फुटबॉल के हवाले से बात करें, पाकिस्तान में फुटबॉल को फरोग दिया जा रहा है, मगर कब पाकिस्तान जो है फुटबॉल में जो है फीफा में जो है रसाई हासिल कर सकता है? बहुत से स्टेजेस खेले जाएंगे, जिसमें से एशियन कप है, इसके साथ साथ यूएफा है, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं फीफा में हम रसाई हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ 2 फुटबॉलर्स मौजूद हैं, उनके साथ उनके कोच भी हैं। तो मैं रुख करूंगी हनान आपका। हनान, आप डाइट क्या खाते हैं, कैसे अपने आप को ट्रेन करते हैं? एक फुटबॉलर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक फुटबॉलर आपको अच्छा बनने के लिए लाइक फुल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, और मतलब कि जब 7 कोच होते हैं वो और हेल्प करते हैं आपकी। एंड
एकेडमी भी फुल टाइम देना होगा आपको, और अपनी हेल्थ का फुल ख्याल रखना है, जैसे कि आप बनाना मिल्क शेक्स पिए एंड बादाम खाएं। बनाना मिल्क शेक्स पीते हो? कितने बनाना मिल्क शेक्स पी लेते हो? 2 या 3। 2 या 3 दिन में? और साथ नट्स भी खाते हो? यस। और क्या खाते हो? प्रोटीन लेते हो? प्रोटीन एंड वो ले लेते हैं स्टेक्स लेते हो? वो कार्ब्स नहीं खाते? ना, बिल्कुल रोटी चावल नहीं खाते? ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत खा लेते हो। ठीक है, तो अपनी डाइट का ख्याल रखते हो। Yes. और रनिंग कितनी करते हो? रनिंग लाइक करनी पड़ती कितने लैप्स लगवाते हैं सर तुम्हारे? 3-4 लगवा देते हैं। 3-4 ग्राउंड के लैप्स लगवा देते हैं। ठीक है, और मेन आप मतलब कि ऑफ कोर्स मिडफील्डर है, उसमें तो आपको हर वक्त आपकी नजरें चारों तरफ होती हैं। आगे पीछे होना पड़ता है। ओके, याया जी। याया, आप बहुत छोटे से हो और लेकिन आप अंडर 16 के लिए खेल रहे हो। जी ठीक है, अच्छा तो आप क्या खाते हो? मैं डे में आई स्टार्ट ऑफ विद एग्स एंड सम प्रोटीन। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके पास लाइक डे के लिए काफ़ी एनर्जी हो, और फिर शाम में लाइक एकेडमी लाइक शाम के वक्त होती है, लाइक दोपहर शाम, उस वक्त लाइक 4 बजे। कितने घंटे एकेडमी में जाते हो? 3 घंटे। 3 घंटे एकेडमी देते हो? 3 घंटे। ठीक है। 5 to 7 फुल एकेडमी टाइम, एंड देन लाइक 4 से 4:30 थोड़ा पर्सनल लाइक कोर वर्कआउट, इस तरह अलग से थोड़ा। ठीक है, पर्सनल कोचिंग। ठीक है, वो भी लेते हो? या। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? कहाँ देखना, बीइंग अ स्ट्राइकर कहाँ जाना चाहते हो? काफी ऑब्वियसली काफी ये एज अ पैशन है कि तुम एज अ प्रोफेशन आगे इसको लेके जाओगे? नहीं, पैशन तो है। And how about profession? Profession, if it works out, then I will definitely keep it as a profession. And since I really like the sport and the game, so I will. The strikers are highly paid, man. They are the main, the apple of everyone's eye. Yes, they score the most goals, definitely. ठीक है, ऐसा कौन सा मैच हनान which you think that थोड़ा सा ट्रबल था, जहाँ you think that I lose या you lost या you were disheartened? ऐसे बहुत सारे मैचेस हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही था, वो हमने खेला था MTFA के अगेंस्ट खेला था। किसके अगेंस्ट? एक क्लब है, एक क्लब के अगेंस्ट खेला था। क्या हुआ था उसमें? उसमें हम लोग हार गए थे, लाइक 2-1 हार गए थे। हमारी लाइक मेहनत करने के बावजूद भी हार गए थे। फिर क्या फील किया? लॉस्ट, हार गए थे। लाइक हम लोगों ने सोचा था कि जीत जाएंगे, पार्टी वगैरह करेंगे, बस फिर। अच्छा, जो टीम का जो मेन कैप्टन होता है, मैं आपकी तरफ आऊंगी याया, वो कैसे आपको आप कॉम्बैट करता है, कैसे आपको इकट्ठा रखता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कैप्टन टीम का होता है? The captain itself needs to be mentally and physically stronger than the rest of the team. He needs to have the mental capacity that he can handle the rest of the team's stress, and he can like take it in, and then he can support them. गोल मिस हो गया तुमसे, तुम नहीं गोल कर पाए, हाँ. क्या कैप्टन का रिएक्शन होगा? Captain would be that, don't worry, कोई बात नहीं, होता है। और हमने देखा कैप्टन इतना ऊंचा बोल रहे होते हैं वहाँ। हाँ, that's the wrong thing when like if you if you start scolding and like ऐसे किसी को बुरा भला कहते हो, then he just can't perform even better. You have to say like उसको इस तरह like cheer up करना पड़ता है ताकि वो अगली बार इस तरह की गलती ना करे। मोहसिन, टीम का कैप्टन कैसे डिसाइड करते हैं आप कि ये कैप्टन ऑफ द टीम है? क्या वो मिडफील्डर होता है, वो गोली होता है, या वो आप स्ट्राइकर होता है, डिफेंडर होता है, वो कौन होता है? जो मैच्योर प्लेयर होता है, जिससे बेसिक का पता होता है, फुटबॉल के बेसिक का, पोजीशनिंग का पता होता है। जैसे अभी याया कैप्टन है मेरी एकेडमी का, जो मेरी टीम है, क्योंकि मैं उसको हर बात उससे शेयर करता हूँ, बताता हूँ ये पोजीशन इस तरह खेलना है, ये वाली पोजीशन इस तरह खेलना है, अगर यहाँ पे हम गोल हमें हुआ तो हमने किस तरह खेलना है, अगर हमने किए हुए हैं तो हमने किस तरह खेलना है, डाउन जा रहे हैं तो किस तरह खेलना है, अप जा रहे हैं तो किस तरह खेलना है। तो वो प्रॉपर उनको गाइड करता हूँ। तो वो जो मेरे साथ ज़्यादा अटैचमेंट याया की है, और ये इसको सारा फॉर्मेशन का पता है, बेसिकली फॉर्मेशन का पता है, तो इस वजह से मैं याया को कैप्टन बनाता हूँ ज़्यादातर। तो और ये मेरे जो मैं कहता हूँ उस पर पूरा उतरता है, और माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा रिजल्ट है रहा है। अंडर 16 हुआ है। तो अच्छा, हमने हमेशा देखा है, फीफा में देखा है, कोचेस पीछे से जो होते हैं वो कैप्टन्स या अपने प्लेयर्स के साथ बहुत इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। जी, जी. उनका एक रिएक्शन जो होता है वो स्क्रीन पे आ रहा होता है, जी, जी. व्हेन दे आर हैप्पी, व्हेन दे आर नॉट हैप्पी, इवन मैसेजिंग
जारी होती है, आ रही होती है, और इसके साथ साथ आपको पता है अक्सर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भी हो रही होती है मैच में, जहां वो कार्ड्स दिखाए जाते हैं, रेड कार्ड, येलो कार्ड, यू नो देयर डिफरेंट कार्ड्स। तो ऐसा रिएक्शन आपने कभी किया है अपने प्लेयर्स के साथ? जी करता हूँ, लेकिन ये है कि एग्रेशन, जी सम टाइम काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं इनको समझाता हूँ, बेसिक ट्रेनिंग जो करवाता हूँ ना, तब मैं इनको बहुत गुस्से होता हूँ, इनको कहता हूँ यहाँ पे जो करना है आप कर लें। जो मैचेस हैं, मैचेस में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं ये। कभी कभी काफ़ी गुस्सा आ जाता है, मैं फिर इनको पर्सनल मैसेजेस करता हूँ कि आपकी गेम डाउन जा रही है, आप अपने ऊपर फोकस करो, आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे से शेयर करो, मैं सॉल्व करूँगा। तो माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं। कभी भी मैं गुस्सा करता हूँ, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि पेरेंट्स को जाके बताएं जी मुझे सर ने ये कह दिया या वो कह दिया, और माशाल्लाह पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, वो भी ये कहते हैं कि बहुत खुश हैं मेरे से भी और बच्चों से भी। अपने पेरेंट्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी उन्होंने आपको दिए हैं बच्चे, जी और आप देख रहे हैं ये उनको। सबसे बड़ा जो रोल है ये पेरेंट्स